दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले डाटा सफिशिएंसी से जो क्वेश्चन आता था वो सिर्फ मेंस में ही आता था, बट एसबीआई के एग्जाम में पिछली बार आपने देखा होगा कि प्री में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यानी अब प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो गया है। ठीक है, प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन और मेंस में भी दिया जाने लगा है। मेंस में तो पहले ही से आते रहा है। ठीक है, लेकिन अब एसबीआई के एग्ज़ाम में प्री में भी पूछा गया था तो आईबीपीएस भी उसको फॉलो करता है। यानी आपको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब आप स्किप नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ मेंस में ही जब आप तैयारी करेंगे तभी इसका प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है ताकि प्री में भी जब भी पूछेगा तो उसका आप आंसर दे सके, मेंस में भी उसका आंसर दे सके। ठीक है, देखिए डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप देखेंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बट कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको देखने से लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ दिया हुआ है, दोनों की मदद से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बट जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे आप कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको कंसेप्ट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख रहा है कि 5 persons A, B, C, D and E are sitting around a circular table facing the center. ठीक है, who is on the immediate left of A। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपको 5 पर्सन दिया हुआ है और वो जो है सो सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी का जो डायरेक्शन है सेंटर की ओर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली आप बताइए कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, और इसके लिए आपको 2 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि किस स्टेटमेंट से आपका जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। 1 अकेले सफिशिएंट है या फिर 2 अकेले सफिशिएंट है। ठीक है, या फिर दोनों अकेले अकेले सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए, या फिर दोनों को कंबाइन करने के बावजूद भी इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, या फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तभी सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको 5 दिए हुए रहते हैं। आपको पहले इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 को अकेले चेक कीजिए, फिर स्टेटमेंट 2 को अकेले चेक कीजिए। ठीक है, और अगर अकेले अकेले आ जा रहा है तो फिर आपका ए या फिर बी में से कोई ऑप्शन सही होगा, और दोनों को मिलाने से अगर आपका आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं कि क्या ये अकेले सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 में हम लोग चेक करते हैं, 5 लोग बैठ रहे हैं तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। कह रहा है कि ए के राइट में थर्ड ई आना चाहिए, तो सभी अगर सेंटर की ओर देख रहे हैं तो ए आपका यहाँ होगा और ए के राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए को आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिख रहा है कि बट नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ठीक है, यानी ई जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका कहने का क्या मतलब है कि बी और ई कभी भी साथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपका ई यहाँ है और बी और ई साथ में नहीं आएगा, इसका मतलब बी यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो इसके लिए एक ही पहले से है कि बी आपका यहाँ आके बैठ जाए। ठीक है, और 5 ही पर्सन आने थे तो इस तरीके से 3 आ गया है, आपका 2 ही बचता है कि सी या डी में से कोई यहाँ आ सकता है या फिर सी या डी में से कोई यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो क्या आप स्टेटमेंट 1 की मदद से बता पा रहे हैं एग्जैक्टली कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा? इसका आंसर आप नहीं दे पाइएगा। ठीक है, क्योंकि ए के इमीडिएट लेफ्ट में देखिए या तो सी आ सकता है या तो डी आ सकता है। यानी कंफर्म आप नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा। ठीक है, तो अकेले स्टेटमेंट 1 भी जो है आपका सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और देखिए ए स्टेटमेंट फर्स्ट अगर अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सी तभी ऑप्शन सही होगा जब इधर और वाला कंडीशन होगा, यानी फर्स्ट से भी आपका आंसर आ जाए और सेकेंड से भी इंडिविजुअली आंसर आ जाए, तभी इधर और हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट से आया ही नहीं तो सी वाला ऑप्शन ऐसे ही चला जाएगा और ए वाला कैंसिल हो गया। यानी अब आपके पास ऑप्शन नंबर बी, डी और ई बच रहा है। ठीक है, अब आइए स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है कि ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड डी। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर डायग्राम बनाए 5% के लिए तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। कह रहा है कि ई जो है बैठता है एग्जैक्टली सी और डी के बीच में, ठीक है, जहां भी सी और डी होगा इसके बीच में आपका ई आएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है एंड ए इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में आपका ए आना चाहिए, ठीक है। इतना ही आपको कंडीशन दिया हुआ है। तो यहां से देखिए आप कंफर्म नहीं बता पाएंगे, यहां से आपका दो पॉसिबिलिटी निकल रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए, आपको लिख रहा है कि ई जो है सी और डी दोनों के बीच में आना चाहिए और ए जो है बी और सी दोनों के बीच में आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर ए को यहां रखते हैं तो सी और बी इस तरीके से आएगा, तभी इसके बीच में ए आएगा, ठीक है, और सभी नॉर्थ में देख रहा है। तो एक तो कंडीशन आपका ये हो गया कि इस तरीके से ये बैठ जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए यहाँ बैठे और बी आपका यहाँ बैठ जाए और सी यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो एक बारी देखिए ए के लेफ्ट में आपका सी यहाँ आ रहा है और एक बारी यहाँ देखिए ए के लेफ्ट में आपका बी आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि एग्जैक्टली आप नहीं बता पाइएगा कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, एक बारी सी आ रहा है एक बारी बी आ रहा है, यानी एग्जैक्टली इसका आप आंसर स्टेटमेंट 2 से नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर डी और ई यही दोनों बच रहा है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला देंगे और उसका आंसर अगर आ जाता है तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा कि बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड दोनों को मिलाने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ पा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग और कंबाइन करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर आ पाएगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट में आपको लिखा हुआ था कि ए यहाँ था, सभी का सभी इनसाइड देख रहा है, और सी और डी में से कोई यहाँ था और सी और डी में से कोई यहाँ बैठेगा, यहाँ बी आ रहा था और आपका यहाँ पे ई आ रहा था। स्टेटमेंट 1 को हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 + 2 करके हम लोग देख रहे हैं कि क्या इससे आंसर आ पाएगा। तो फर्स्ट वाले को तो हम लोग ज्यों कहते हैं इस तरीके से बना दिए हैं। अब यहाँ वाला चेक कीजिए कि क्या इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। तो देखिए आपको यहाँ पे लिख रहा था कि सी और बी के बीच में आपका ए आना चाहिए। तो अगर ए आपका यहाँ है और इसको बीच में आना है सी और बी के, इसका मतलब क्या है कि सी आपका यहाँ आएगा तभी बी और सी के बीच में ए आ पाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और जैसे सी यहाँ आया आपका डी जो है सो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला इन्फॉर्मेशन का हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब देखिए अगर दोनों 1 + 2 कर रहे हैं और इसका आंसर इससे आ रहा है तो सेकेंड वाला भी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो लिख रहा है कि सी और डी दोनों के बीच में ई आना चाहिए। तो देखिए सी यहाँ है और डी यहाँ है और इसके बीच में आपका ई आ रहा है, यानी दोनों का दोनों इन्फॉर्मेशन आप यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा था कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए इनसाइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में आप 100% बता पा रहे हैं कि जब भी आएगा तो सी आएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट में उसका आपको आंसर देने के लिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का जरूरी है एक साथ आपको कंबाइन करना, तभी इसका आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ई जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है, कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर टुगेदर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा और एग्जैक्टली आपका आना चाहिए, तभी जाके आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ए के इमीडिएट लेफ्ट में कभी सी आ रहा था कभी बी आ रहा था, तो एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे थे कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि ये के इमीडिएट लेफ्ट में आपका सी है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तभी जाके इसका आप आंसर दे पाइएगा, ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी में आपको इस तरीके से सोचना होगा, और जब तक आपको इस तरीके के चैप्टर पे कमांड नहीं होगा तब तक आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा और आपसे जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चैप्टर पे पहले वर्क कर लीजिए, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी आप बनाइएगा, बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। उतना हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस चैप्टर से जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको लिख रहा है कि हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू डी,
ठीक है। यानी डी जो है, डी का जो रिलेशन है डब्लू से क्या है आपको यही बताना है। यानी डी जो है डब्लू को क्या कहेगा यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन जो है सो आपका ब्लड रिलेशन से है। तो आइए स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको क्या लिख रहा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ डब्लू एंड फादर ऑफ डी। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली चेक करेंगे हर एक स्टेटमेंट को, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंबाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में देखिए लिख रहा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ डब्लू, यानी डब्लू का ब्रदर जो है सो आपका ए है। ब्रदर है यानी मेल है तो प्लस साइन देंगे। ठीक है, और आगे लिख रहा है कि एंड फादर ऑफ डी। ठीक है, यानी ये जो है फादर है आपका डी का। ठीक है, तो ए के बारे में तो लिख रहा है कि ए जो आपका है डब्लू का ब्रदर है और डी का फादर है। तो ए के बारे में तो आपको साइन पता चल गया कि ये मेल है, बट क्या आप डब्लू के बारे में बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है? आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि डी जो है डब्लू को क्या कहेगा, तो इसके लिए इसका साइन पता होना चाहिए कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगर डब्लू मेल होगा तो इसका ये अंकल हो जाएगा, पैटर्नल अंकल हो जाएगा। ठीक है, आपके फादर का कोई ब्रदर है तो वो क्या होगा, पैटर्नल अंकल हो जाएगा। ठीक है, और अगर फीमेल हो जाएगा तो यहाँ पे डी इसको आंट बोलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ गया, यानी आप यहाँ से एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि डी जो है डब्लू को क्या कहेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका ऐसे ही गलत हो गया और सी भी आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब आपके पास बी, डी और ई बच रहा है। ठीक है, तो अब आइए स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं कि इससे ये सफिशियंट है क्या इसका आंसर देने के लिए। तो देखिए सेकंड में आपको लिख रहा है कि ए हैज़ ओनली वन सन और उसका नाम दिया है आपको डी। ठीक है, यानी ए का सिर्फ और सिर्फ एक ही सन है और वो डी है, और अगर ये सन है यानी मेल है तो प्लस साइन देंगे, और ओनली सन है। ठीक है, आगे आपको लिख रहा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ डब्लू। ए क्या है, भाई है डब्लू का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डायग्राम को बनाएंगे। आगे इसी में लिख रहा है कि डब्लू के बारे में ही कि डब्लू हु इज़ वाइफ ऑफ ई। अगर ये वाइफ है तो इसका मतलब क्या है कि ई जो है सो आपका हस्बैंड हो जाएगा, दोनों मैरिज कपल हैं। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दीजिए कि इस स्टेटमेंट से क्या आप एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि डी जो है डब्लू को क्या कहेगा, तो आप बिल्कुल बता पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका साइन आपको पता है डब्लू का। ठीक है, तो डी के फादर का जो सिस्टर है उसको डी क्या कहेगा, ऑब्वियस से बात है आंट कहेगा। तो यहाँ से देखिए जब साइन आपका यहाँ पे कंफर्म था तो डी एग्जैक्टली बता पा रहा है कि डी जो है डब्लू को क्या कहेगा, तो आंट कहेगा। तो सेकेंड से जो है आपका एग्जैक्टली आंसर आप बता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि बी ही अकेले सफिशियंट है, जबकि वन सफिशियंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए। तो इस तरीके से सेकेंड का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कि बी अकेले सफिशियंट है इसका आंसर देने के लिए एग्जैक्टली। ठीक है, जबकि वन नहीं है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि आपको जब तक ब्लड रिलेशन पे अच्छे से कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको सॉल्व करने में आपको। ठीक है, बट अगर ब्लड रिलेशन पे थोड़ा सा आपका अच्छा कंसेप्ट है तभी जाके इसको आप जल्दी से बना पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बारी बारी बोला है कि डाटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक मीडियम है क्वेश्चन को पूछने का, एक तरीका है क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर का ये कॉम्बिनेशन है डाटा सफिशिएंसी। तो इसके लिए आपको जब तक रीजनिंग के कुछ चैप्टर जो होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उस पर पहले आप कमांड कर लें, तभी जाके ये थोड़ा जल्दी बन पाएगा। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा है कि हाउ इज आंसर रिटन इन अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको आएगा और आपके पास समय थोड़ा कम रहेगा तो इसको इधर और में आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मार के आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक खास पैटर्न पे स्टेटमेंट 1 में इसका आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि पेपर को SFQ-BQ में इसको कोड किया जाता है। ठीक है, और BIG को भी जो है इस तरीके से कोड किया जाता है। आपको दो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको एक खास पैटर्न पे दोनों को किया गया है। ठीक है, तो जब ये खास पैटर्न पे दोनों है तो आंसर को भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें
जो है मोस्टली ऑप्शन सी ही सही हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट में जो है आपको क्या दे रहा है स्टेटमेंट 1 में, तो देखिए स्टेटमेंट 1 में आपको लिख रहा है कि पेपर जो है, इस पेपर को कोड किया गया है एस, एफ, क्यू, बी और क्यू में। ठीक है, तो देखिए पैटर्न क्या है, आप यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि आर को एस लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी लास्ट से स्टार्ट करते हैं, एक जो है इसको इंक्रीज करके लिखा जाता है, क्योंकि आर के बाद एस आता है, ई के बाद आपका एफ आता है, पी के बाद आपका क्यू आता है, ए के बाद जो है सो आपका बी आता है, और फिर से पी के बाद क्यू आता है, यानी सभी में +1 होते चला जा रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले में भी देखिए तो BIG लिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है H, J और C लिख रहा है। तो यहाँ भी देखिए G के बाद आपका H है, I के बाद J है और B के बाद C है, यानी सभी में +1 हो रहा है। तो एक खास पैटर्न पे दोनों दिया हुआ है, तो सिंपली आपको आंसर को भी लिख देना है। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना कि इसके आगे सिर्फ बढ़ाते जाना है। आर को हम लोग एस लिख सकते हैं, ई को एफ लिख सकते हैं, डब्ल्यू को एक्स, एस को टी लिख सकते हैं, एन को ओ लिख सकते हैं, ए को बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं निकालना है कि आपको आंसर का क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे निकालना नहीं है, सिर्फ आपको चेक करके बता देना है कि क्या स्टेटमेंट 1 से हम लोग आंसर का जो कोड है उसको बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो एक खास पैटर्न पे है, जिस पैटर्न पे ये था उसी पैटर्न पे इसको करना है, तो बिल्कुल हम लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट तो सफिशिएंट है आपका आंसर देने के लिए। ठीक है, सेकेंड देखिए आपको यहाँ पे लिख रहा है प्लीज, और इसका कोडिंग किया गया है QNHEX और K। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि इस बार ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ लास्ट से नहीं स्टार्ट करके फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है। P के बाद Q है, यानी एक आपको यहाँ पे ऐड किया गया है नेक्स्ट वाला। ठीक है, और यहाँ से देखिए L के बाद क्या है, L के बाद MN, यानी यहाँ से 2 आपको ऐड किया गया है। E के बाद आपको H लिख रहा है, यानी यहाँ से 3 ऐड किया गया है। A के बाद E लिख रहा है, यानी यहाँ से 4 किया गया है, और आगे भी 5 और 6 किया गया है। ठीक है, तो ये खास पैटर्न पे है, तो क्या हम लोग आंसर का नहीं बता सकते हैं कि यहाँ से कोड क्या होगा? बिल्कुल आप बता पाइएगा। A के बाद क्या आता है, B आता है, इसके बाद N के बाद क्या आता है, P आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 बढ़ाए, यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 तक हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपको चेक कर लेना है कि ये खास पैटर्न पे है, उसी पैटर्न पे इसका भी आंसर हम लोग दे पाएंगे। तो इसका वैल्यू आपको नहीं निकालना है, सिर्फ चेक करके बता देना है कि क्या ये सफिशिएंट है आंसर के कोड को बताने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ये जिस पैटर्न पे था इस पैटर्न पे हम लोग इसका भी बता सकते हैं कि कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेकेंड भी जो है अकेले सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और जब फर्स्ट अकेले आंसर दे पा रहा है और सेकेंड भी जो है अकेले आंसर दे पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ईदर और वाला कंडीशन होगा, यानी ईदर 1 और 2 वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप देखेंगे और इसका आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा बनाना नहीं है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना होता है, आपको सिर्फ बताना है कि ये सफिशिएंट है या नहीं है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप देखेंगे और उसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ा काफ़ी केयरफुल रहना होगा। ज़रा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आप जब भी बनाइएगा काफ़ी केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी गलत होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज पोल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पोल एल। ठीक है, यानी एल जो पोल एल है इससे किस डायरेक्शन में आपका पोल के है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा सफिशिएंट है कौन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या ये अकेले सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। तो देखिए स्टेटमेंट 1 में आपको लिख रहा है कि एल इज टू द ईस्ट ऑफ पोल सी। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन में लिख देता हूँ कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो लिख रहा है कि पोल सी के ईस्ट में एल आएगा, तो अगर सी यहाँ है तो इसका ईस्ट इधर होगा, तो सी के ईस्ट में आपका एल आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से डायग्राम बना देंगे। आगे लिख रहा है कि हु इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ के, यानी सी जो है के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इस तरीके से होगा। इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आपको क्या कह रहा था कि सी के ईस्ट में आपका एल था और आगे लिख रहा है कि सी हु इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ के, यानी के साउथ वेस्ट में आपका सी है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब इस तरीके से होगा। ठीक है, और कह रहा है कि के साउथ वेस्ट में जो है आपका सी आना चाहिए। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि अगर के यहाँ भी होगा फिर भी ये देखिए आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ से सी है। और इसको थोड़ा और आप बढ़ा दीजिए, अगर के को आप यहाँ भी रखते हैं फिर भी देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है के। ठीक है, फिर से देखिए अगर थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी हम कर दें तो देखिए के साउथ वेस्ट में अभी भी आपका सी है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पोल एल के रिस्पेक्ट में पोल के का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो एल के रिस्पेक्ट में के को बताना है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, एक बारी यहाँ से देखिए तो एल के रिस्पेक्ट में के आपको कहाँ मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी फर्स्ट में आपको मिल रहा है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में। सेकेंड में देखिए तो यहाँ पे इसके जस्ट सामने है, इसका मतलब क्या है कि सीधे नॉर्थ में मिल रहा है। और थर्ड में देखिए यहाँ पे आ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिल रहा है। तो क्या आप यहाँ से कंफर्म बता पा रहे हैं कि एल के रिस्पेक्ट में के कहाँ है? आप नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार देखिए अगर के को हम लोग यहाँ ले तो एल के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे के आ जाएगा आपका, और यहाँ से देखें तो एल के जस्ट ऊपर अगर के आता है तो इसके जस्ट नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, और एक बार ये अगर ये लाइन यहाँ पे होगा तो देखिए एल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो एल से हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि एल से किस डायरेक्शन में आपका के जो है, एग्जैक्टली आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 से इसका आंसर देना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 के यूज करके, यानी स्टेटमेंट 1 जो है सफिशियंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है और सी गलत हो जाता है। अब बचता है आपका बी और डी और ई। ठीक है, 3 ऑप्शन बचता है। तो अब आइए स्टेटमेंट 2 को हम लोग चेक करते हैं कि क्या 2 अकेले सफिशियंट है। तो देखिए आपको 2 में लिख रहा है कि सी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ के। ठीक है, तो देखिए साउथ ईस्ट कहने का मतलब क्या है, इधर होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो के साउथ ईस्ट में आपका सी होना चाहिए। तो के अगर यहाँ है तो इसके साउथ ईस्ट में आपका सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे देखिए आपको लिख रहा है कि एंड एल इज टू द वेस्ट ऑफ सी। ठीक है, यानी सी के वेस्ट में एल आएगा। तो फिर से आप देखिए सी के वेस्ट में एल को आना है, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी एल आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि जस्ट के सामने आपका एल आ जाए तो भी सी के वेस्ट में होगा, या फिर यहाँ से थोड़ा बड़ा भी हो जाए फिर भी देखिए सी के वेस्ट में एल है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, देखिए एल को अगर आप यहाँ भी रखते हैं तो सी के वेस्ट में एल है, और अगर आप एल को यहाँ रखते हैं फिर भी देखिए सी के वेस्ट में एल का आएगा, और अगर आप एल को यहाँ रखते हैं फिर भी देखिए सी के वेस्ट में आपका एल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको एल के रिस्पेक्ट में पोल के का आपको डायरेक्शन बताना है। तो एक बारी डायरेक्शन देखिए एल से आपका के इस डायरेक्शन में मिल रहा है, एक इसके जस्ट सामने भी आ सकता है, तो एक यहाँ मिल रहा है और एक इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा है एल के रिस्पेक्ट में के का डायरेक्शन। तो फर्स्ट में अगर देखिए इस वाले में देखें तो आपका कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिल रहा है। सेकेंड में देखिए एल के जस्ट ऊपर के है, यानी यहाँ पे आपको नॉर्थ डायरेक्शन मिल रहा है, और थर्ड में आप देखिए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 से भी आप देखिए तो एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हैं एल के रिस्पेक्ट में के का डायरेक्शन, आप एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ भी आपको 3 डायरेक्शन मिल रहा है,
ठीक है। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि आप एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 2 अकेले सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर बी भी सफिशिएंट नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी और ई बचता है। अगर दोनों को मिला देने से आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा, और अगर दोनों को मिलाने के बावजूद भी आंसर नहीं आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो अब ये क्या हम लोग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या? इस पॉसिबिलिटी को देखिए तो आप बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे कंबाइन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को। रीजन क्या है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बारी देखिए तो के रिस्पेक्ट में अगर सी का डायरेक्शन देखें तो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। के साउथ ईस्ट में आपका यहाँ पे सी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो साउथ वेस्ट में आपका है, के से अगर सी को देखें तो के साउथ वेस्ट में आपका सी आ रहा है, ठीक है। तो सी जो है एक बारी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और एक बारी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को आप कंबाइन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है कि स्टेटमेंट 1 और 2 को मिलाने के बावजूद भी आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सो सही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है तो आपको जैसे इस डायरेक्शन पे आपको कमांड होगा तभी तो आप समझ पाइएगा ना, इस तरीके से इसको आप बना पाइएगा, ठीक है। तो आपका जो छोटा छोटा चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर बहुत आसान हो जाएगा इसको बनाना, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा। जैसे देखिए डायरेक्शन वाले केस में इस तरीके का पॉसिबिलिटी बन जाता है, तो जब भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने अपने तरीके से हर एक को एफर्ट लगाया, हर एक तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। हर एक कंसेप्ट हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डील किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाएं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपके मन में इस सेशन के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा। बट इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर ज़रा सा भी डाउट रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।